तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य ज्ञान का रहने वाला है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन रहने वाला है और सबसे जो आपका स्कोरिंग रहेगा आपका यही रहेगा। उसके बाद आपका साइंस रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आज का कि पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई जो था वो किसके बीच हुई थी, इसमें विजय किसका हुआ था और ये कब हुआ था, और इसमें जो और भी जो पॉइंट है मैं सारा चीज़ बताऊंगा। तो इसीलिए इसका आंसर तो पहले लगा लीजिए और आंसर के बाद जो भी मैं बताऊंगा उसको भी आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। चलिए इसका आंसर क्या है वो देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। यानी कि पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और इसमें विजय किसका हुआ था, इसमें विजय हुआ था बाबर का। इसमें विजय किसका हुआ था, बाबर विजय हुआ था। इसमें बाबर विजय हुआ था। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर बाबर विजय हुआ था। और यहाँ पर से ही और यहाँ पर इस युद्ध के बाद से ही पानीपत के पहले लड़ाई के बाद ही मुग़ल साम्राज्य का भारत में आगमन हुआ था। और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का, ठीक है ना, मुग़ल साम्राज्य का यहाँ पर उदय हुआ था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, बाबर इसमें विजय हुआ था और यहाँ पर मुग़ल वंश का स्थापना किया था भारत में। ठीक है, और इसमें एक चीज़ देख लीजिए और कि पानीपत की लड़ाई हुआ था, टोटल 3 लड़ाई हुआ था, टोटल 3 लड़ाई हुआ था। तो पहली लड़ाई किसके बीच हुआ था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर पहली युद्ध किसके बीच में हुआ था। तो पहला युद्ध जो यहाँ पर लिखा ही गया आपका ये हुआ था बाबर और लोदी के बीच, बाबर और लोदी के बीच। यहाँ लिख भी देता हूँ यहाँ पर मैं आपको। और ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, आप एग्ज़ाम में आ सकता है ये। तो 1526 ईस्वी में हुआ था। वैसे उसका डेट तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन डेट की बात करूँ तो यहाँ पर 21 अप्रैल को हुआ था। ठीक है ना, 21 अप्रैल को हुआ था 1526। आप 1526 ही याद रख लीजिएगा, डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी लड़ाई का हुआ था, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर दूसरा युद्ध जो हुआ था आपका ये हुआ था आपका किसके बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था, ये हुआ था आपका बाबर और हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर बाबर और हेमू। हेमू मतलब क्या है, हेमचंद्र विक्रमादित्य जो है ना उसे ही हेमू कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, हेमू के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। और इसमें भी क्या हुआ था, बाबर विजय हुआ था। इसमें भी बाबर विजय हुआ था और इसमें भी बाबर विजय हुआ था। ठीक है, और तीसरा जो युद्ध हुआ था आपका, ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर तीसरा युद्ध जो हुआ था आपका ये हुआ था आपका ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर अब्दाली। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है ना, और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1761 में हुआ था। तो सारे पॉइंट जो है ना इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट बना लीजिएगा। ये सारे पॉइंट जो है ना आप एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, कोई भी एग्ज़ाम हो, आर्मी का आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, सब में आपको ये आपको काम आने वाला ये है। और साथ साथ में आप अपने एग्ज़ाम के लिए टेस्ट लगाना चाहते हैं ना, तो वीरपथ का जो एप्लीकेशन है ना, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा वीरपथ का। और वहाँ पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो टेस्ट है ना आपको यहाँ मिल जाएंगे, जाकर अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि ये पुस्तक जो है, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ना वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो आपका आंसर होने वाला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट ट्रुथ लिखा गया है। अब इससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट और है वो भी आप लोग जान लीजिए। ठीक है ना, अब यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा एक और पुस्तक जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर इसका नाम है हिंद स्वराज। क्या है, हिंद स्वराज जो है ना ये उन्हीं के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। और यहाँ पर एक पॉइंट और है कि देखिए यहाँ पर जिसमें कि बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और कन्फ्यूजन पॉइंट है ना। देखिए यहाँ पर एक आप नाम सुने होंगे यंग इंडिया का। क्या सुने होंगे, यंग इंडिया। क्या है ना, ये यंग इंडिया क्या है, एक मैगज़ीन है, यानी कि पत्रिका है। क्या है, पत्रिका है। ठीक है ना, पत्रिका।
मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पत्रिका, ठीक है ना। और एक बुक भी है, क्या है, एक बुक भी है, यानी किताब भी एक है, यानी मैगजीन और बुक दोनों है। तो यंग इंडिया के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन कर जाते हैं यहाँ पर और आंसर गलत करके आ जाते हैं ज़्यादातर बच्चे। तो यंग इंडिया के बारे में एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, पत्रिका जो है ना वो किसके द्वारा जारी किया गया था, तो पत्रिका जारी किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी के द्वारा पत्रिका जारी किया गया था और वो 1919 से 1931 के बीच में जारी किया गया था। और लेकिन जब बुक पूछेगा, यानी कि यंग इंडिया बुक के लेखक कौन है, किताब के लेखक कौन है, तो उस कंडीशन में आप लोग क्या याद रख लीजिएगा, लाला लाजपत राय। क्या है, लाला लाजपत राय याद रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यंग इंडिया पुस्तक भी है और पत्रिका भी है। पुस्तक की बात करेंगे तो उसका लेखक कौन है, लाला लाजपत राय है। लेकिन पत्रिका की बात करेंगे, यानी कि मैगजीन की बात करेंगे, तो वहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा ये पत्रिका जारी किया गया था। और ये पत्रिका जो था ना, ये इंग्लिश में जारी किया गया था। क्या है, ये पत्रिका जो है इंग्लिश में जारी किया गया था, ये इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और ये साप्ताहिक पत्रिका था, यानी कि ये एक सप्ताह में एक बार आता था, वीकली था और इंग्लिश में था। तो सारे पॉइंट आपने नोट कर लीजिएगा। और लाला लाजपत राय के बारे में अगर बात हुआ है ना, तो एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, यहाँ पर उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक एक था आर्य समाज। क्या था, आर्य समाज, आर्य समाज, ठीक है ना। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आर्य समाज जो है ना, लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। तो इसमें सारा पॉइंट जो है आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। चलिए यहाँ पर एक बार मैं ऑप्शन में दिख रहा हूँ ना, जो आपके एग्जाम में आते हैं ना, ये माफ़ कीजिएगा, ये आपका है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रसिद्ध जो पुस्तक है ना, वो जो आप एग्जाम में आता है, वो आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है। इसको आप लोग नोट बनाइएगा अपने तरीके से। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा पॉइंट इसमें हो गया है यहाँ पर, और अभी अगर लगता है आपको तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है ना, तो क्लास को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उन बच्चों को शेयर करिएगा जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि जीके जीएस पूछा जाता है। सब में आपको ये काम आने वाला ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था ना, वो था सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपका है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इसमें एक पॉइंट और आता है कि महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था। इनके पुत्र का नाम क्या था, ठीक है। ये का नाम, पुत्र का नाम था राहुल, ये भी याद रख लीजिए आप लोग। उनके पुत्र का नाम राहुल था, ठीक है। और उनका जन्म कहाँ हुआ था, किनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थल कहाँ पर है, तो जन्म स्थल जो इनका दिया गया है लुम्बिनी। क्या है, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो है ना अभी कहाँ पर है, प्रेजेंट अभी कहाँ है, तो नेपाल में है। तो ये भी आप रख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था। नेपाल में कहाँ हुआ था, और ये आपका हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। चलिए, और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। देखिए इसे पिछले वाला क्लास में मैंने बता दिया था। इसे पहला जो मैंने क्लास बताया था उसमें बता दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सारा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ ना, आपके एग्जाम के लिए टू दी पॉइंट है और सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, इस क्वेश्चन में भी, क्योंकि इस नारा में क्या है आपको थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा। और आज आपका जो है ना ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। क्या है, इनकलाब नारा जो है ना ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। हजरत मोहानी के द्वारा दिया गया था। लेकिन एक पॉइंट इसमें है, कहीं कहीं पर आपको भगत सिंह देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन भगत सिंह आपको आंसर करके नहीं आना है। क्यों नहीं आना है यहाँ पर, कि भगत सिंह के द्वारा इनकलाब नारा को क्या गया था, फेमस किया गया था, ठीक है ना, फेमस किया गया था। ये जो बोले था ना उनको, उस नारा को यानी हजरत मोहानी के द्वारा जो लिखा गया, ये बोला गया नारा है इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह के द्वारा क्या किया गया, फेमस किया गया। इसीलिए आपको इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है, इनकलाब जिंदाबाद, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है।
भारत के नेपोलियन के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर पिछले क्लास में मैंने इस क्वेश्चन को भी मैंने लिया था, मैंने फिर से दोबारा ले लिया यहाँ पर कि एक दो पॉइंट इसमें और भी इसमें है, ठीक है। तो भारत का नेपोलियन है जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को क्या है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये V.A. स्मिथ जो क्या था, उनके द्वारा ये कहा गया है, ठीक है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को क्यों कहा गया है? क्योंकि उस समय तक अंग्रेज़ों को जो था भारत में बाहरी शासक जो भी थे उसको रोका गया था, इन्हीं के द्वारा समुद्रगुप्त के द्वारा रोका गया था, ठीक है। इसीलिए भारत का नेपोलियन इन्हें कहा गया है। और ये कौन से वंश से संबंध रखते हैं? ये कौन से वंश से संबंध रखते हैं? तो ये गुप्त वंश से संबंध रखते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, आपका ये गुप्त वंश याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। गुप्त वंश याद रख लीजिएगा यहाँ पर, गुप्त वंश, ठीक है। और साथ साथ में एक पॉइंट और नोट कर लीजिए यहाँ पर कि इनके दरबार में कवि जो थे ना, एक बहुत ही फेमस थे, वो कौन थे? इनके दरबार में जो कवि थे आपका हरिसेन, क्या है? हरिसेन याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। हरिसेन या हरिसेन एक ही है, ठीक है ना। हरिसेन क्या है? उनका कवि था, दरबारी कवि था, क्या है? दरबारी कवि, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा सा पॉइंट आपका है हरिसेन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में है कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो भारत की सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है ना, ये कहा जाता है बेंगलुरु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। तो बेंगलुरु जो है ना, कहाँ पर है? ये कर्नाटक का राजधानी है। क्या है? बेंगलुरु जो है ना, ये कर्नाटक की राजधानी है। तो याद कर लीजिए यहाँ पर कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक का क्या है? राजधानी है। राजधानी कौन है? तो आपका ये बेंगलुरु है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा से संबंधित है? देखिए पिछले क्लास में मैंने जो एक क्वेश्चन लाया था ना संसद के बारे में, संसद के बारे में जो क्वेश्चन लाया था ना, ठीक है ना, तो उस क्लास में मैंने आपको नोट करने के लिए मैंने बताया था। अगर आपने पहला क्लास देखा होगा ना, अगर नहीं पता पहले से अगर होगा तो इसका आंसर आप जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर क्या है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा से संबंधित रखता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 81 है ना, ये आपका लोकसभा से संबंधित है, ठीक है, लोकसभा से। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। और हमारा संसद जो है ना, संसद मतलब क्या? संसद मतलब क्या? पार्लियामेंट। हमारे देश में जो कानून बनाने वाली संस्था जो है ना, ये क्या है? संसद है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और अमेरिका के संसद का नाम क्या है? तो कांग्रेस है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि अनुच्छेद 79 क्या है? ये संसद से रिलेटेड, संसद से जुड़ा हुआ ये अनुच्छेद है। और आपका अनुच्छेद 80 जो है ना, ये आपका राज्यसभा से संबंधित आपका ये अनुच्छेद है। तो तीनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। 79 जो है ना संसद से है, ठीक है, 79 संसद से है, और 80 जो आपका है वो राज्यसभा से है, और 81 जो है आपका ये लोकसभा से संबंधित आपका अनुच्छेद है, ठीक है। अभी जो है ना राज्यसभा में 245 सीट हैं, ठीक है ना। ये आपका राज्यसभा के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आपका ये। और 543 जो है ना, ये आपका लोकसभा में सीट है, लोकसभा में सीट है, ठीक है। और राज्यसभा को क्या कहता है? अपर हाउस कहा जाता है, और इसे लोअर हाउस कहा जाता है। निचला सदन यानी कि निचला सदन लोकसभा को, और ऊपरी सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है, ठीक है ना। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और लोकसभा में जो प्रतिनिधि होते हैं ना, वो हम जनता के द्वारा चुना गया ये प्रतिनिधि इसमें बैठता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर वित्तीय आपातकाल के लिए संबंधित वित्तीय आपातकाल के लिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? यानी वित्तीय आपातकाल जो है, यानी कि आपका फिनेंशियल इमरजेंसी जो है ना, इसका कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? देखिए यहाँ पर आपातकाल के बारे में बात करूँगा ना, तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं हमारे देश में। एक तो होता है आपका वित्तीय आपातकाल, जो आप अभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। पहला होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्या होता है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल, इसे क्या कहा जाता है? आपातकाल, इसे कहा जाता है आपका नेशनल इमरजेंसी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा आपका होता है आपका राज्य आपातकाल। क्या होता है? राज्य आपातकाल होता है, जैसे कि क्या कहा जाता है? राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति क्या कहता है? शासन कहा जाता है। राष्ट्रपति शासन लग गया, प्रेसिडेंट रूल लग गया।
और तीसरा क्या होता है आपका, ये होता है वित्तीय आपातकाल। क्या होता है, वित्तीय आपातकाल होता है, जो आपने अभी देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया है कि वित्तीय आपातकाल जो है ना, ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो वित्तीय आपातकाल जो होता है ना, ये आपका आता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो 360 के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर मैं टिक लगाता हूँ यहाँ पर, अनुच्छेद आपका 360 के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। पहला तो पॉइंट आपका ये हो गया। लेकिन यही बात मैं बोलूँगा कि नेशनल इमरजेंसी जो है ना, कौन से अनुच्छेद में आता है यहाँ पर, ये आपका अनुच्छेद क्या आता है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल जो आता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय यानी कि राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन जो होता है ना, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, ये आता है 356 के अंतर्गत। क्या आता है, ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। और वित्तीय आपातकाल जो अभी आपने पढ़ा है, ये आपका अनुच्छेद क्या है, 360। अब देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 52 और 4 56 और 4 60, आप तीनों याद कर लीजिएगा। भारत में 3 आपातकाल, कौन कौन सा, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राज्य आपातकाल जिसे कि राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और वित्तीय आपातकाल। और तीनों का अनुच्छेद भी याद रख लीजिएगा, 352 56 और 60, 52 56 60 याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सारा पॉइंट जो है ना, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आपको जीके पता होता है ना, तो आंसर डायरेक्टली आप लगा लेते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना, ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार क्या है, आपका दादा साहेब पुरस्कार है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में आपका है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, आपका ए जो है ना, यहाँ पर आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में क्या है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल, क्या है, भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था। देखिए पहली बार जो भूख हड़ताल जो शुरू हुआ था इंडिया में, ये कौन से आंदोलन में महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, अहमदाबाद आंदोलन। अब इसको एक पॉइंट से आप ये भी नोट कर लीजिएगा, अहमदाबाद आंदोलन तो आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसमें क्या है, अहमदाबाद मिल की हड़ताल याद रख लीजिएगा। आप एग्जाम ये भी आते हैं, क्या है कि अहमदाबाद मिल का हड़ताल। देखिए क्वेश्चन आपके यही पूछे जाएंगे, क्या है, हड़ताल। क्वेश्चन आपका यही पूछा जाएगा, लेकिन इसका आंसर क्या है, अलग हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन में देखिए एक अहमदाबाद आंदोलन आएगा, या फिर याद रख लीजिएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल। इसमें क्या हुआ था, एक उसमें प्लेग भत्ता मिलता था। प्लेग जो है ना, एक महामारी है, ठीक है ना। उस समय क्या था, उनको कंपनी के द्वारा उनको दिया जाता था, कंपनी के कर्मचारियों को। तो कंपनी के मालिक ने क्या किया, उसको भत्ता बंद करने का कोशिश किया। उसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी के हेल्प से भूख हड़ताल का शुरू किया गया था। और ये जो हुआ था, ये किसके तहत हुआ था, ये आपका सत्याग्रह के रूप में हुआ था, सत्याग्रह के रूप में हुआ था, ठीक है ना। और ये कब की बात है, ये 1918 की बात हो, ठीक है ना, 1918 की बात है। अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो भारत का जो पहली महिला राज्यपाल थी वो थी सरोजिनी नायडू। क्या था, सरोजिनी नायडू था भारत का पहली महिला राज्यपाल था, जो कि कौन से राज्य में उनका पोस्टिंग हुआ था, कौन से राज्य में वो बनाई गई थी राज्यपाल। ये बनाई गई थी उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया गया था, तो उत्तर प्रदेश में बनाया गया था, ठीक है ना। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का पहली महिला राज्यपाल ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। और भारत का पहली महिला राज्यपाल कौन बना, तो ये भी आपका सरोजिनी नायडू है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल सकता है, लेकिन आपका आंसर वही रहने वाला है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दीवान ए अमीर कोही विभाग
की स्थापना किसने की थी? देखिए, दीवान ए अमीर कोही विभाग जो था वो किसके द्वारा स्थापना किया गया था, और कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि ये विभाग कौन से क्षेत्र से संबंध रखता था। ये विभाग जो है ना कौन से क्षेत्र से, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कृषि से संबंधित विभाग था। क्या था उसमें, क्या था, कृषि विभाग में एक विभाग बनाया गया दीवान अमीर कोही, और उसमें दीवान अमीर कोही को क्या बनाया गया, इसका प्रमुख बनाया गया। अमीर कोही को क्या बनाया गया, इसका प्रमुख बनाया गया। ठीक है ना, इसीलिए दीवान अमीर कोही है। और कृषि, इसमें क्या होता था ना कि किसानों को जो भी सहायता करना होता था वो, और इनके तहत, इस विभाग के तहत उनको ऋण भी दिया जाता था, यानी कि इसको लोन भी दिया जाता था। ये विभाग जो है ना किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये विभाग जो था ना ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। मोहम्मद, ये ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका ये बी में है, ए में है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये स्थापना किया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, और आपके एग्जाम में ये भी आता है कि इसको विध्वंस, इसको नष्ट किसने किया था, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। पहले तो ये देख लीजिए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था, और इसको जो नष्ट किया गया था किसके द्वारा, तो बख्तियार खिजली के द्वारा। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर नष्ट किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर बख्तियार खिलजी। ठीक है ना, इन्हें किसके द्वारा नष्ट किया गया था, तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया था। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप एग्जाम के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा देश है जिसका बॉर्डर जो है ना वो इंटरनेशनल बॉर्डर अन्य कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है ना, अन्य कंट्री के साथ जुड़ा हुआ है, ये कौन सा आपका देश है, ये आपका देश है चीन। क्या है आपका देश, चीन है। ये ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ना यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी, चीन जो है ना सबसे अधिक देशों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए, और ये एक पॉइंट में और नोट कर लीजिए कितने देशों के साथ साझा करता है, ये तो 14 देशों के साथ। क्या है, 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो इतना तो नहीं आएगा कि कौन कौन सा देश, इतना डीप में तो नहीं जाएगा, लेकिन मेन आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए। और कितने देश के साथ, 14 देश के साथ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। क्वेश्चन गौर से देख लीजिएगा, ब्रह्मांड में बोल रहा हूँ, यानी कि पूरे यूनिवर्स में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। एक तो क्वेश्चन आपका आएगा कि हमारे वातावरण में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वहाँ पर तो आप क्या कर देंगे, नाइट्रोजन कर देंगे। नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि 78% है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि सबसे अधिक पाया जाता है। और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ पर भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन। ठीक है ना, वैसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। और अभी मैंने क्या बताया था कि हमारे मतलब कि वातावरण में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो आपका नाइट्रोजन है। देखिए नाइट्रोजन है, लेकिन ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका हीलियम है। और एक दो पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए, आपका माफ़ कीजिएगा, हाइड्रोजन मैंने बोला था। ठीक है ना, आपका हाइड्रोजन क्या है ना, हाइड्रोजन आवर्त सारणी में सबसे पहले नंबर पर आता है। क्या है, सबसे पहला तत्व कौन सा है आवर्त सारणी में, तो ये आपका हाइड्रोजन है। ये मैं लिख देते हैं यहाँ पर, आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, तो आपका हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है ना, और ये सबसे हल्का तत्व है। क्या है, ये सबसे, अगर हल्का तत्व की बात करूं, तो ये क्या है आपका हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप एग्जाम में आते हैं कि सबसे हल्का तत्व बताइए, तो सबसे हल्का तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है। और आवर्त सारणी में जो पहला आपका जो तत्व है, ये आपका आवर्त सारणी में पहला तत्व जो है आपका हाइड्रोजन है। तो सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है आपका है, ये आपका प्रशांत महासागर है। क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा,
ए जो हो जाएगा, डी जो हो जाएगा, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, ये आया था आपका अकबर के शासनकाल में आया था। किसके काल में आया था? जो अकबर के शासनकाल में आया था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि कौन सा देश चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका है मैक्सिको। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका आंसर। सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक देश कौन सा है? आपका मैक्सिको है। अगर इंडिया में बात करूं कि सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये आपका राज्य हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राजस्थान ऐसे होता है। ठीक है ना, राजस्थान क्या है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वैसे आपका इसमें क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, लेकिन आपको मैक्सिको जो है ना, ये आपका पूरे वर्ल्ड में ये आपका आ जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादित होता है? देखिए, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी जो उत्पादक होता है वो कौन से राज्य में होता है? अब यहाँ पर आपके देश ही पूछे जाएंगे। सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादक वाला देश कौन सा है पूरे दुनिया में? पूरी दुनिया में सबसे अधिक जो कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, ये क्या आता है? ब्राज़ील में। क्या आता है? कहाँ पर क्या आता है? ब्राज़ील में। लेकिन अगर यहाँ पर राज्य की बात करता हूँ मैं, तो राज्य जो है ना आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपका ये कॉफ़ी। ठीक है ना, अब कर्नाटक से रिलेटेड एक पॉइंट और है, उसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। कर्नाटक जो है ना, ठीक है, ये आपका रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, राज्य है। लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, रेशम। ठीक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये आपका कर्नाटक है। और कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये कर्नाटक है। और अगर सबसे बड़ा देश की बात करूं, तो ये आपका सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ये ब्राज़ील जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा देश है। तो अभी हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चन लाया है, आपके जीके के लिए लाया है। अब 15 क्वेश्चन आपके मैथ का रहने वाले, माफ़ कीजिएगा, साइंस के रहने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन आपका मैथ का रहने वाला है। ठीक है ना, तो सभी पॉइंट को आप लोग देख लीजिएगा। और साथ साथ में अभी तक आपने क्लास को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे लिए कुछ भी आप हेल्प नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपके एक एक क्लास एक एक क्वेश्चन लाने के लिए बहुत तैयारी करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लेके आ जाता हूं। मैं क्वेश्चन का लेवल भी देखता हूं, आपका सिलेबस भी देखता हूं, तब जाकर मैं क्वेश्चन लाता हूं। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर 15 क्वेश्चन जो है ना आपका सामान्य विज्ञान से रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर सामान्य विज्ञान में पहला जो क्वेश्चन आपका है कि आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन पाया जाता है यहाँ पर? ठीक है ना, तो ये विटामिन सी पाया जाता है। और आंवला कैसा होता है? आंवला टेस्ट में कैसा होता है? तो खट्टा होता है। और खट्टा जो भी पदार्थ है, खट्टा जो भी फल है, सब्जी है, ठीक है, जो भी है ना, उसमें क्या होता है? विटामिन सी पाया जाता है। तो ये आप विटामिन सी मतलब आप नोट कर लीजिएगा कि ये आपका विटामिन सी यानी कि खट्टा पदार्थ। ठीक है ना, अब विटामिन सी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसको भी नोट कर लीजिए। विटामिन सी को कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना, एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है ना, और विटामिन सी के कमी से होने वाले रोग कौन सा है? विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग जो है ना, ये आपका स्कर्वी है। क्या है? स्कर्वी है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है ना, विटामिन सी क्या है? आपका जो कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी है, और ये एस्कॉर्बिक अम्ल इसका केमिकल नाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे है आपका रतौंधी। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आपका रतौंधी जो होता है ना, ये आपका होता है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और यहाँ पर आप एग्ज़ाम ये भी आता है कि आपका विटामिन ए का जो है क्या, जो केमिकल नाम क्या है? तो रेटिनॉल। इसे कहा जाता है क्या? रेटिनॉल कहा जाता है। ठीक है ना, इसको भी नोट कर लीजिएगा। विटामिन सी, रेटिनॉल। ठीक है ना, और ये इस कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका कि मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं।
ठीक है ना। अगर वही बात बोलूँगा कि मानव के शरीर में, मानव में कितना होता है, मानव में कितना होता है, मानव में 2 शरीर होता है, 2 माफ़ कीजिएगा 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। मानव के हृदय में कितना होता है, 4 कक्ष होते हैं, और मछली में कितना होता है, 2 होता है। और मछली सांस कहाँ से लेता है, तो गल्फर से लेता है। अब आगे दिया गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि जो है ना, ये आपका लीवर है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। और एक पॉइंट इसमें और नोट कर लीजिए यहाँ पर कि जब भी क्या होता है, मानव को पीलिया होता है, क्या होता है, पीलिया होता है ना, जैसे कि जॉन्डिस कहते हैं, तो जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ठीक है। जॉन्डिस में, पीलिया हिंदी में नाम है, और जॉन्डिस इसका क्या है, जॉन्डिस आपका क्या है, इंग्लिश नाम है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर पीलिया, ठीक है ना। पीलिया बोलें या फिर जॉन्डिस बोलें, ठीक है ना, एक ही है। तो इसमें जो अंग प्रभावित होता है ना, ये आपका यकृत होता है, लीवर होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि हमारे रक्त से यूरिया को छानने का कार्य कौन करता है। तो यूरिया का छानने का जो कार्य करता है, किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है किडनी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। किडनी को गुर्दा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी रोग जो होता है ना, विटामिन बी के कमी से कारण होता है। बेरी किसके कमी से होता है, तो विटामिन बी के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन में है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या क्या होता है। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। क्या हो जाता है, आधा हो जाता है इसमें। चलिए आगे अगला क्वेश्चन में है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अभी जस्ट आपने किया था, यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पर, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया गया है कि मलेरिया रोग का कारण क्या है। मलेरिया रोग का कारण क्या है, क्या कारण है, इसका कारण है आपका प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम है, ठीक है। ये मच्छर काटने से होता है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्लाज्मोडियम। अब आगे आते हैं, ठीक है। कपूर को शुद्ध करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है। कपूर को शुद्ध करने के लिए उद्पादन विधि का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, उद्पादन विधि का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर है। आगे है कि किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। हंसाने वाली गैस क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। क्या है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष। ये दूरी कहाँ पर मापते हैं हम लोग, ये 2 तारों के बीच की दूरी को हम लोग किससे मापते हैं, तो यहाँ पर प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। अगले क्वेश्चन में है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल है। ऑप्शन नंबर आपका सी में आंसर दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, देखिए पदार्थ है यहाँ पर, एक तो आता है आपका धातु आएगा एग्जाम में, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है पदार्थ। अगर मैं यहाँ पर पदार्थ का आंसर करता हूँ, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, तो पदार्थ जो हो जाएगा आपका हो जाएगा हीरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा आपका पदार्थ। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, कन्फ्यूज मत होइएगा यहाँ पर, ठीक है, पदार्थ। लेकिन अगर मैं धातु की बात करूँ, सबसे अधिक कठोर धातु कौन सा है, सबसे अधिक कठोर धातु जो आपका है ये आपका होता है प्लैटिनम होता है। क्या होता है, प्लैटिनम होता है, ठीक है ना। तो पदार्थ और धातु का में अंतर होता है, ठीक है ना। मैं कभी अगले क्लास में जब साइंस का मैं क्लास लाऊंगा तो मैं उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है आपका कि फास्फोरस को जलने में से बचाने के लिए किस में रखा जाता है। तो फास्फोरस को जलने से बचाने के लिए किस में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आपका जल में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर।